ओके बच्चे, देखो देखते हैं जल्दी से हम ये थर्ड अपनी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है हमारा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। देखो क्या चीज़ है, समझते हैं इस चीज़ को। जैसा कि आपको नाम से ही लग रहा है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है कि अब आपको टेम्परेचर में फॉल कराना है, ठीक है। और जिस टेम्परेचर पर हमारा कोई भी अगर सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो या सॉल्यूशन हो, वो क्या हो जाए, वो फ्रीज हो जाए। समझ रहे हो। अब देखो यहाँ से बेसिकली जो कॉन्सेप्ट जो निकल करके आता है इसका, आप अगर कहो सर इसका यूज़ कहाँ करते हैं, तो जैसे आपने एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स के आपने नाम सुने होंगे, ठीक है। तो हम उन जगहों पर इनका यूज़ करते हैं। देखो अभी अब जब आप इसको समझ जाओगे तो आप एंटी फ्रीजिंग जो हमारे एलिमेंट होते हैं उनका हम कैसे यूज़ करते हैं ये भी आप चीज़ समझ जाओगे। देखो समझते हैं क्या है ये चीज़। इसके पहले देखो आपने ये पढ़ा था कि अगर आपके पास कोई भी एक सॉल्यूशन है और एक सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट में आपने किसी सॉल्यूट को मिला तो जो सॉल्यूशन बना, ठीक है। तो आपने वहाँ से ये पढ़ा था कि सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर है वो हमेशा सॉल्वेंट के टेम्परेचर से क्या होगी, ज़्यादा होगी। पर्टिकुलर हमें एक सेम अमाउंट में वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए, याद रखना, सेम अमाउंट में वेपर प्रेशर क्रिएट करने के लिए जो सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी वो सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगी, ठीक है ना। बट यहाँ पर अब जो कंडीशन है थोड़ी सी देखो आपको उल्टी समझ में आ रही, मतलब थोड़ी सी अपोजिट जस्ट आपको समझ में आ रही है। देखो इसको बहुत ज़्यादा हमें ये इसका थ्योरी नहीं समझना होता है, इसके बेसिस पे सिंपली आपके न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो मान लो, देखो हम इसको थोड़े से ग्राफ के थ्रू समझ लेते हैं जैसा हमें एनसीईआरटी समझाना चाहता है। ये आपका क्या शो करता है, ये आपका वेपर प्रेशर शो करता है, ये आप अपनी कॉपी में लिख लेना है। और ये आपका शो करता है टेम्परेचर, है ना। और वो भी किसमें, केल्विन में। ये इस तरफ मतलब इधर हायर 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 ऐसे, ये हायर टेम्परेचर और इधर ये हायर वेपर प्रेशर। अब देखो मान लो हमने कहा कि सर मेरे पास कोई एक सॉल्वेंट था, कुछ इस तरीके से, मेरी बात समझना, ठीक है। क्या मतलब है इसका, थोड़ा सा इसको और वैसे ऊपर बनाते हैं। देखो क्या मतलब है ये चीज़। देखो मैंने कहा सर मेरे पास कोई एक सॉल्वेंट था, क्या था, अभी मेरे पास एक लिक्विड सॉल्वेंट था, है ना। एक लिक्विड सॉल्वेंट, अभी मेरे पास केवल सॉल्वेंट है, ठीक है। मान लो कि हमने कहा सर ये मेरा जो पॉइंट था सी था और हमें अपने इस सॉल्वेंट को क्या करना है, फ्रीज करना है। तो हमें इसका टेम्परेचर क्या कराना पड़ेगा, फॉल कराना पड़ेगा। तो मान लो सर हमने कहा कि हम यहाँ इस सी से हम इस पॉइंट ए तक आए, ठीक है। तो देखो अगर आप सी से देखो अगर ए तक आ रहे हो तो कंटिन्यूसली आपके इस लिक्विड सॉल्वेंट की जो टेम्परेचर होगी वो क्या होगी, कंटिन्यूसली वो कंटिन्यूसली फॉल होगी, ठीक है। अब कंटिन्यूसली फॉल होते 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 एक कंडीशन ऐसी भी आएगी, है ना, जहाँ पर आपका ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है, ठीक है, वहाँ से बेसिकली क्या होगा कि ये ऐसे समझो कि अगर इसका जो टेम्परेचर अगर आप फॉल करा रहे हो तो ऑब्वियसली बात है, अगर इसका टेम्परेचर फॉल करा रहे हो तो जो वेपर बनने की जो कैपेसिटी है वो भी क्या होगी, कम होगी। समझ रहे हो, मतलब कि वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होगा। बात समझना, सब थ्योरी कुछ मत समझो, केवल बात समझ लो, इसके न्यूमेरिकल्स आते हैं, ठीक है। तो इनकी वेपर प्रेशर की जो बनने की मतलब जो वेपर प्रेशर होगी वो भी क्या होगी, कंटिन्यूसली डिक्रीज होगी। अच्छा, अब कंटिन्यूसली डिक्रीज होती होती होती, ठीक है, एक ऐसी भी कंडीशन आई, मान लो कि हमने कह दिया सर ये हमारा एक कंडीशन है ए, ठीक है। अब इस ए कंडीशन पर क्या होगा कि हमारा जो ये जो लिक्विड सॉल्वेंट है वो एक इक्विलिब्रियम कंडीशन में आ जाएगा। इक्विलिब्रियम कंडीशन का मतलब क्या है कि इस पॉइंट से अगर ये अब इधर की तरफ जाता है, ठीक है, तो ये जस्ट एकदम सॉलिड बन जाएगा। और अगर इस पॉइंट से ये इस तरफ जाता है तो ये लिक्विड ही बना रहेगा ना। तो हमने क्या दिया कि सर ए जो है, मतलब पॉइंट ए जो है हमारा एक एक क्या है, एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है। और इस इक्विलिब्रियम पॉइंट पर इस सॉलिड सॉरी हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट है इसकी वेपर प्रेशर, और इधर की तरफ मान लो अगर ये बन रहा होगा ना, तो मतलब जो जो भी हमारा जो सॉलिड जो सॉल्वेंट बनेगा उसकी वेपर प्रेशर, दोनों की वेपर प्रेशर आपस में कैसी होगी, सेम होगी। मतलब देखो सिंपल सी बात है, ऐसा समझो कि एक ऐसा पॉइंट मिलेगा आपको कि उस पॉइंट पर अगर जस्ट आप उसके अगर टेम्परेचर अगर थोड़ा सा अगर आप एवं बढ़ाते हो, ठीक है, तो आपका वो लिक्विड बन जाएगा। और इस पॉइंट के जस्ट आप अगर इधर नीचे की तरफ आते हो, दैट इज आप इस तरफ जाते हो, तो आपकी ये जो सॉल्वेंट है वो क्या बन जाएगी, एक सॉलिड बन जाएगा। तो दैट इज हमने कहा सर ये वाला जो हमारा पॉइंट है ये हमारा एक फ्रोजन फ्रोजन सॉल्वेंट है। मतलब कि हमारा ये जो अब इस तरफ अगर हम कहें कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो क्या बन गया, एज एक सॉलिड बन गया। बोलो इतनी बात समझ में आ रही है, ठीक है। अच्छा ये सर ऐसे ग्राफ क्यों है, देखो
जब ये इस पॉइंट पर पहुंचेगी तो अब ये अचानक से बहुत ही सडनली इसके टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फॉल होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने जो कर्व बनाया है वो थोड़ा सा ऐसे स्टीपी बनाया है, मतलब थोड़ा सा सडनली, मतलब बहुत ही ज़्यादा, समझ रहे हो, बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर में फॉल बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से थोड़ा सा ये और स्टीपी इस तरीके से होगा, ठीक, ओके। मान लो हमने कहा सर यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट बी था, छोड़ दो फिलहाल इस पॉइंट बी को। तो पहले ये बताओ, ये इस सॉल्वेंट की कहानी समझ में आई कि सॉल्वेंट की कहानी ऐसे, ये फ्रोजन पॉइंट, मतलब ये हमारा फ्रोजन सॉल्वेंट बना, ओके, सॉल्वेंट बना, जिसको हमने सॉलिड किया था, और इसके इस पॉइंट के जस्ट अब हमें लिक्विड सॉल्वेंट मिलेगा। चलो इतनी बात समझ में आई। अब मान लो हमने कहा कि नहीं, अब मेरे पास क्या था, एक सॉल्यूशन था। सॉल्यूशन का मतलब क्या था कि मेरे पास, ठीक है, सेम अमाउंट में सॉल्वेंट थी और हमने अब उसमें किसी सॉल्यूट को मिला दिया। देखो याद करो, जब आपने इसके पहले वाले में जब आपने पढ़ा था तो आपने ये पढ़ा था कि अगर हम किसी सॉल्वेंट में अगर किसी सॉल्यूट को मिलाते हैं तो अगर हमें सेम अमाउंट में अगर वेपर प्रेशर अगर क्रिएट करना होता है तो हमें उसके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को क्या करना होता है, बढ़ाना होता है। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया था, आप किचन वाले में मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अब मैंने कहा कि अगर मेरे पास एक सॉल्यूशन है, ठीक है ना, और वो सेम अमाउंट में वेपर प्रेशर क्रिएट कर रही थी इस सॉल्वेंट के बराबर पर्टिकुलर किसी हायर टेम्परेचर पर, ठीक है, तो अगर हम ये कहें, देखो ये बात यहाँ समझ रहा हूँ, ठीक है, अगर हम ये कहें कि, बात समझना, अगर हमें उस सॉल्यूशन के, मतलब हमें उस सॉल्यूशन का भी टेम्परेचर जो है वो इसके, अगर मतलब हम इसके अगर उसके अगर हम टेम्परेचर को अगर फॉल करते हैं तो ये बताओ कि हमें कितना फॉल करना पड़ेगा कि उस सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर जो बनेगा वो जस्ट हमारे इस सॉल्वेंट के बराबर हो जाए। तो आप क्या कहोगे, ये बताओ मेरे को कि आपको उस सॉल्यूशन के टेम्परेचर को और कम करना पड़ेगा। मेरी बात समझ पा रहे हो? क्योंकि देखो अभी आपने कहा कि अगर हमारा मान लो टेम्परेचर, मतलब अभी हम ये कम नहीं कर रहे थे तो हमने देखा था कि हमारे सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर है वो हायर थी। अगर हायर है, ठीक है, तो इसका मतलब है, ऑब्वियस ही बात है कि हमें उसके टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा। समझ रहे हो, ये बात समझ पा रहे हो आप? हमें अपने सॉल्यूशन के टेम्परेचर को और ज़्यादा कम करना पड़ेगा ना, तब जा कर के हमारा वो जो सॉल्यूशन होगा वो सेम टेम्परेचर पर क्या देगा, सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर देगा। तो हमने कहा कि मान लो वो पॉइंट यहाँ है, ठीक है, और इस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्यूशन था, ठीक है, देखो ये चीज़ आपको क्या दिख रही है, ये आपकी एक सॉल्यूशन की कर्व लाइन है, ठीक है। आपने कहा सर अभी मेरा सॉल्यूशन देखो यहाँ पर है, ठीक है, तो ये हमने इसके सॉल्यूशन के टेम्परेचर को हमने ठंडा किया, मतलब है ना, फ्रीज हम करते गए इसकी वेपर प्रेशर डिक्रीज होती गई। तो क्या इस पॉइंट पर हमें सेम अमाउंट ऑफ वेपर प्रेशर मिलेगा? नहीं। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, अभी भी इस पॉइंट पर इस सॉल्यूशन की जो वेपर प्रेशर होगी वो ज़्यादा क्रिएट हो रही होगी। आप समझ पा रहे हो? इस पॉइंट पर सॉल्यूशन की वेपर प्रेशर ज़्यादा क्रिएट हो रही होगी ना इस पॉइंट पर। तो हम कहेंगे सर हमें तो और ज़्यादा ठंडा करना है ना, ठीक है, तो हमने कहा कि हम इसको थोड़ा सा और ठंडा करते हैं। तो मान लो हमें एक पॉइंट मिला बी, और इस बी पॉइंट पर हमें जो है हमारा जो सॉल्यूशन है वो जस्ट क्या हो जाएगा, फ्रीज हो जाएगा। मतलब कि अगर हम अब इस पॉइंट के इधर चलते हैं, समझ गए, अगर हम इस पॉइंट के जस्ट अगर इधर चलते हैं तो हम कहेंगे सर हमारा जो सॉल्यूशन है वो एक फ्रोजन सॉल्यूशन मिलेगा, और इस पॉइंट के अगर हम इधर चलते हैं तो हमारा एक लिक्विड सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये कहानी आपको समझ में आई, ठीक है। अब देखो, मान लो कि अब देखो जैसे आपने कहा सर अगर ये मेरा अगर प्योर सॉल्वेंट है तो इस टेम्परेचर को देखो, अब ये हमारा ये फ्रीजिंग पॉइंट है ना, बात समझना, वहाँ पे हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करते थे, यहाँ पर हम कह रहे हैं सर फ्रीजिंग पॉइंट। तो मान लिया कि हमने कहा कि सर ये हमारा जो पॉइंट है हमने उसको कह दिया TF0 कहेंगे, बोलो TF0 कहेंगे, क्योंकि भाई हमारा लिक्विड प्योर सॉल्वेंट है इस वाले पॉइंट के लिए। अच्छा, इस वाले पॉइंट के लिए बताओ हम क्या कहेंगे, गेस करो, थोड़ा तो गेस कर ही सकते हो, क्या कहेंगे इस वाले पॉइंट के लिए? हम कहेंगे ओनली TF, है ना, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन एंड टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ ये सॉल्वेंट। इतनी बात समझ में आ रही है? अब इन दोनों के बीच क्या होगा, एक डिफरेंस होगा, और इसी डिफरेंस को हम क्या कहेंगे, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ठीक है, समझ में आ गई बात? यानी कि हमने कहा क्या, हमने कहा डेल्टा TF। अच्छा, अब ऑब्वियस ही बात है भाई कि अगर ये जो डेल्टा TF है ना, अच्छा इसमें ये बताओ कि कौन सा टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ये वाला ऑब्वियस ही बात है, इस वाले की जो हमारा जो लिक्विड सॉल्वेंट है पर्टिकुलर इस पॉइंट पर हमारा जो सॉल्वेंट है
वो क्या होगा, उसकी टेम्परेचर ज़्यादा होगी, यानी कि TF। अब इस केस में देखो, पिछले वाले केस में क्या था कि आपकी जो TF थी वो ग्रेटर थी TF नॉट से या TF डैश से, जो भी कह लो। इस केस में क्या होगा कि आपकी जो TF नॉट है वो ग्रेटर होगी TF से, है ना। आपको ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो यही सारी चीज़ें आपको बस फिनोमेना समझना है। इसका भी सेम वही फंड है जो आपने पिछले वाले वीडियो में आपने जो कहा था, बस सिंपल सी बात है। वहाँ पे हम आपने वो चीज़ देखा था, अब यहाँ पर आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो आप ये चीज़ देखोगे क्या, डेल्टा TF इज इक्वल टू TF नॉट माइनस TF, बस ये चीज़ हमें यहाँ पे पढ़नी है। चलो इतनी बात आपको क्लियर है ना, ठीक है। तो आप यहाँ पे बस छोटी सी बात लिख लो क्या, कि आपका ये जो TF नॉट है, ठीक है, TF नॉट है, ये आपका क्या है, ये आपका टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट है ना, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। देखो बहुत मैंने आपको शॉर्ट में बताया, ठीक है, बहुत ही, इसका कुछ है ही नहीं, मतलब समझ रहे हो, इतनी सारी चीज़ें थ्योरी लिखने का, बस आपको ये चीज़ समझ में आ गया, क्लियर है, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अच्छा, अगर हम बात करें TF की ओनली, तो TF देखो हमारा क्या है, आप क्या कहोगे कि टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ, टेम्परेचर ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन होगी। और यहाँ पे आप ये भी बता दोगे, एंड इन दिस केस हमारा ये जो TF नॉट होगा वो ग्रेटर होगा TF से। और ये भी आप बता दो क्या, कि आपका ये जो डेल्टा TF है ये हमारा क्या है, ये हमारा, यही हमारा है क्या है, डिप्रेशन, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। तो यही हमारा क्या, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। अब देखो, अगर अब मैं आपको यहाँ से जो एक चीज़ बता रहा था क्या, वो एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स की जो मैं आपको बातें बता रहा था। ओके देखो, मतलब रात के समय अगर थोड़ी सी भी अगर आहट होती तो भाई फिर जाना पड़ता है देखने के लिए। ओके देखो क्या है, हम कहाँ पर थे, अच्छा तो हम थे हाँ, हम बात करते थे एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स की, है ना। तो बेसिकली देखो, जैसे कि हमारी जो एंटी फ्रीजिंग, जैसे कि मान लो हमने कहा मेरे पास कोई एक एंटी फ्रीजिंग लिक्विड है, सर हम इसका यूज़ कहाँ करते हैं। देखो जो ठंडे स्टेट होते हैं, मतलब जो बहुत ज़्यादा जो कोल्ड स्टेट होते हैं, जो कोल्ड कंट्री होती है ना, तो वहाँ पर जैसे मान लो आप अपने व्हीकल्स में पेट्रोल डाल रहे हो, तेल डाल रहे हो, तो बहुत ज़्यादा कोल्ड होने की वजह से वो जो पेट्रोल है होता है वो क्या होता है, जम जाता है, ठीक है। फ्रीजिंग का मतलब क्या होता है भाई, जम जाना। तो क्या करते हैं हम उसमें किसी एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन को, एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स को डालते हैं। क्या है अब ये देखो, एंटी फ्रीजिंग का मतलब क्या है। देखो जैसा कि आपने कहा कि सर अब इस सॉल्यूशन की जो टेम्परेचर अगर हम इतनी कम कर रहे हैं तब जा कर के हमारा ये मतलब समझ रहे हो मिक्स हो पा रहा है। तो अगर हम इस एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट को मान लो अगर हम मिलाते हैं तो भाई इसकी टेम्परेचर क्या है, ज़्यादा है, तो क्या होगा, ये इस सॉल्वेंट को क्या होगा, फ्रीज होने से बचाएगा ना। समझ रहे हो, यहाँ पर देखो अभी भी यहाँ पर आने के बाद भी इसकी टेम्परेचर क्या है, अभी भी ज़्यादा है, मतलब अभी ये जमना नहीं चाहता। मेरी बात समझ गए, यहाँ पर इस पॉइंट पर आने के बाद भी ये जो सॉल्यूशन है वो फ्रीज नहीं होना चाहता, वो फ्रीज यहाँ पर जा कर के हो रहा है। और देखो ये जो आपका मान लो आपने कहा सर ये मेरा कोई एक सॉल्वेंट था और ये इसी पॉइंट पर आकर के क्या होना चाहता है, ये फ्रीज होना चाहता है। तो देखो जब आप इस सॉल्यूशन को, यानी कि हमारे पास जो एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट हम जब उसको मिलाएंगे तो क्या होगी, ये जो चीज़ है ये इसको फ्रीज होने से बचाएगी ना भाई, क्यों, इसके पास ज़्यादा अभी गर्मी, मतलब हॉटनेस इसकी ज़्यादा है, ठीक है। तो इसको क्या करेगी, ये इसको अपनी हॉटनेस क्या करेगा, ये देगा, तो ये क्या होगा, ये जमने से बचेगा। तो दैट इज़ यही हमारा क्या होता है, यूजेज होता है एंटी फ्रीजिंग एलिमेंट्स का। क्लियर है इतनी बात, बस इतनी बात क्लियर रखो, ठीक है। चलो ना हम बात करते हैं अपने आगे। देखो तो हमने कहा सर हमारा जो डेल्टा TF है वो क्या है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट है। सिमिलरली पिछले वाले तरीके से हमने कहा था कि हमारी जो डेल्टा TF है एंड ये जो हमारी जो डेल्टा TF होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे मोलैलिटी के, किसके, मोलैलिटी। M का मतलब क्या है, मोलैलिटी, ओके। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारी ये मोलैलिटी के। तो यानी कि हमने कहा सर डेल्टा TF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M। तो यहाँ से सेम वही चीज़ है, अगर यहाँ से अगर हम ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का सिंबल हटाते हैं तो क्या लगेगा, डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या लग जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा K, सोचो 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 क्या आएगा, वहाँ पर आया था KB, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट, तो यहाँ पर क्या आएगा, फ्रीजिंग पॉइंट KF, ठीक है, इंटू M। और यहाँ पे हमारी ये जो हर लिक्विड की जो KF होती है वो फिक्स होती है। समझ गए, तो अब आपको समझ में आ रहा है ना, कि ये चीज़ सेम वही कॉन्सेप्ट है, सेम वही यार, सेम वही, ठीक है ना। मान लो आपका ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है।
अब देखो, अब आप यहाँ पर बता दो भाई कि आपका यहाँ पर जो के एफ है उसको हम कई सारे नाम से जानते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं, फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट कहते हैं, या और किस नाम से जानते हैं हम इसे, तो हम इसे जानते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट। वैसे हम वहाँ पे हमने कहा था मोलर एलिवेशन, यहाँ पे हम डिप्रेशन कहेंगे, समझ रहे हो। तो इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स आते हैं, डिप्रेशन कांस्टेंट। अच्छा, और इसको हम किस नाम से जानते हैं, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं, सॉरी क्रायो, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो इतने सारे इसके जो हैं वो नाम हैं, ठीक है। अब जैसे मान लो सर, अगर बात करें आप मोलर मतलब सॉल्यूट के, किसकी हम बात करते हैं, इसकी बात कर ली जाए, मोलर मास की, है ना। ओके, देखो तो अगर हम यहाँ पे अगर डायरेक्टली अगर हम फॉर्मूला अगर लिख दें तो क्या आप समझ जाओगे, मतलब डायरेक्टली देखो क्यों हम कह रहे हैं यार, देखो सेम तो वही कहानी होगी, बस यहाँ पर जहाँ पर आपके पास के भी आया था, बस उसकी जगह आप क्या कर दोगे, के एफ कर दोगे। क्लियर है इतनी बात, है ना। तो अगर हमें यहाँ से सॉल्यूट का अगर हमें मोलर मास निकालना होगा बच्चे, तो देखो हम क्या कर लेंगे डायरेक्टली, हम ये कह सकते हैं क्या कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू, वहाँ पे हम डेल्टा टी भी लेते थे, क्या कहेंगे, हम ये कहेंगे ना के एफ इंटू W2 आप समझ रहे हो क्या आपकी, है ना, सॉल्यूट की आपकी मास है, इंटू 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे अपॉन M2 इंटू W1 करेंगे, ठीक है। अब अगर यहाँ से आप M2 को, अगर ये भी आपका एक फॉर्मूला है, ठीक है, आप यहाँ से M2 को इस तरह भेज दो, तो M2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा KF, ओके, जिसको हम कहते हैं मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट इंटू W2 इंटू 1000 अपॉन ये डेल्टा TF इधर आ गया, ठीक है, और इंटू क्या हो गया W1, तो ये आपका हो जाएगा मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, तो ये आपको जो है यहाँ से फॉर्मूला मिल जाएगा। बाकी तो आप चीज़ें जानते हो कि आप मोस ऑफ सॉल्यूट कैसे, ये सारी चीज़ें हम आप पिछले वाले टॉपिक में पढ़े ना, तो इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जल्दी से इसको खत्म करके हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट वाला टॉपिक, दैट इज ऑस्मोसिस एंड ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ओके, एक ख्याल से वो लास्ट टॉपिक है, उसके बाद ये आपका चैप्टर फिनिश। उसी में आपको वॉन्ट हाफ इक्वेशन भी, जो भी कह लो क्या उसको कहते हैं, हाँ वॉन्ट हाफ इक्वेशन, वो भी आपको उसी में देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ओके, तो न्यूमेरिकल्स किया जाए, ये चीज़ आपको समझ में आ गई क्या है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल, जल्दी से न्यूमेरिकल करके इसको फिनिश करते हैं हम लोग। देखो बच्चे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, एग्जाम्पल नंबर आपका 2.9 है। क्या कह रहा है, अगर आप कर सकते हो तो वीडियो पॉज करके ट्राई एक बार कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है कि 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, सेम वही अपना पैटर्न रहेगा पिछले वाले क्वेश्चन की तरह, है ना, C6H6O। ये कभी कभी देखो एथिलीन ग्लाइकॉल का फॉर्मूला देता है क्वेश्चन में, एग्जाम्स में, और कभी नहीं भी देता है, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि आपको उसका मोलर मास निकालना पड़ेगा ना, ठीक है। इज मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, यानी कि एथिलीन ग्लाइकॉल को क्या किया गया है, 600 ग्राम ऑफ वाटर के साथ मिक्स किया गया है। इसका मतलब वाटर हमारा एज एक सॉल्वेंट है, अमाउंट ऑफ वाटर ज़्यादा है तो हम इसको सॉल्वेंट मानते हैं, और जिसका अमाउंट ऑफ कम होता है हम उसको सॉल्यूट मानते हैं। तो क्या कह रहा है, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन का मतलब क्या कि आपको वो कांस्टेंट निकालना है, ठीक है, जिसको आप कहते थे डेल्टा TF, ठीक है ना, आपको वो निकालना है, यानी कि टेम्परेचर निकालना है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट का टेम्परेचर निकालना है, एंड फिर आपको दूसरी और चीज़ निकालनी है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा, वो आपको निकालना है। ओके, हारी बात समझ में, ठीक है। देखो, तो सबसे पहले हम बात करें अगर गिवन की, है ना, तो सबसे पहले हम करते हैं गिवन की, सर मेरे पास क्या गिवन है। तो कह रहा है क्या कि 45 ग्राम ऑफ एथिलीन ग्लाइकॉल, दैट इज ये आपकी दे दी गई है, मास ऑफ सॉल्यूट दैट इज W2 दे दिया गया है, कितना दे दिया गया है, 45 ग्राम दे दिया गया है। फिर ये C6H6O2 है, ये आपकी एथिलीन ग्लाइकॉल है, मिक्सड विद 600 ग्राम ऑफ वाटर, इट मीन्स आपका ये W1 दे दिया गया है, कितना, 600 ग्राम। ओके, आपने कहा कि सर मेरे को क्या चाहिए, देखो मान लो आपने कहा सर फर्स्ट, अगर हम बात करें अपने फर्स्ट वाले पोर्शन की बात करें, क्या कह रहा है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ
फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कॉन्सेंट आपको निकालना है, दैट इज आपको डेल्टा टी एफ की वैल्यू निकालनी है। तो आप मेरे को ये बताओ डेल्टा टी एफ एज बी नो, सो डेल्टा हमारा जो टी एफ होता है वो क्या होता है, वो हमारा होता है के एफ और इनटू एम, इतना होता है। ओके अब देखो यहाँ से आपके पास दोनों चीज़ें आपको नहीं पता, आपको के एफ भी नहीं पता, आपको एम भी नहीं पता। बेसिकली क्या होगा कि पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो है वो हमेशा आपके जो भी सॉल्वेंट होते हैं उसकी वैल्यू दे दी गई रहती है, बट इसमें नहीं दिया है। बट देखो बेसिकली देखो यहाँ पर जो है हमारे पास क्या है, वाटर है, तो वाटर का जो है आपको के एफ जो है वो याद रखना पड़ेगा, ठीक है। वाटर का के एफ याद रख लो, वाटर का के भी याद रख लो। तो वाटर का जो के एफ होता है वो होता है 1.86, ठीक है। नहीं तो मे भी दिया रहेगा ये चीज़, आपको इसकी टेंशन बस थोड़ी सी चीज़ है, याद रख सकते हो ना आप, इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो आपने कहा सर मेरे को, चलो ठीक है कि अब तो पता चल गया। अब हम बात करते हैं अपने एम की। एम सर क्या हो जाएगा, तो एम का देखो अगर हम फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो एम इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, मोलैलिटी इज इक्वल टू हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट, ओके, मास ऑफ सॉल्वेंट। तो मास ऑफ सॉल्वेंट तो चलो ठीक है, हम क्या कर देंगे, इन केजी लेते हैं। मास ऑफ सॉल्वेंट हम कैसे लेते हैं, केजी लेते हैं भाई, 600 अपॉन 1000 कर देंगे। लेकिन ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट वाला तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट निकालना पड़ेगा। तो हम बात करते हैं पहले मोल्स ऑफ सॉल्यूट की। तो देखो हमने कहा सर मोल्स ऑफ सॉल्यूट पहले हम निकाल लिया जाए, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो क्या होता है भाई, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास, यही तो होगा। अच्छा गिवन मास देखो आपकी कितनी दी गई है, तो ये दिया गया आपका 45 अपॉन मोलर मास किसका, आपके सॉल्यूट का। तो सॉल्यूट आपका कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल, दैट इज C6H6O2। तो C6 यानी कि 6 × 12 प्लस H6 1 × 6 है ना, और प्लस ऑक्सीजन कितना बार है, 2 बार है, दैट इज 2 × 16। तो ये कितना हो जाएगा 45। चलो इसको ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 72, 12 6 72 प्लस 6 और प्लस 32, कितना आ गया भाई, तो ये आपके पास आ गया 45 अपॉन, हाँ अरे यार इथिलीन ग्लाइकोल का इतना, ओहो सॉरी देखो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला गलत लिखा है यार, शिट इतना सही याद नहीं। देखो एथिलीन ग्लाइकोल दैट इज C2 होगा यहाँ पे, सॉरी C2H6O2 होगा, ओके। चलो तो C2 की अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा, दैट इज 12 × 2, कितना हो जाएगा ये आपका 24, और 24 और 6 कितना हो गया 30 और 32 कितना हो जाएगा आपके पास 62 है ना। तो 45/62, ओके। आप इसको सॉल्व कर लोगे, कितना आ जाएगा 62, तो इसको आप कट करोगे लगभग 0 पॉइंट, और ये कितनी बार में जाएगा 450, 6 चौका 24, कितनी बार में ले जाए 6 टाइम, ठीक है देखो है ना। और ठीक है आप इसको डिवाइड कर लोगे है ना, ओके। नाउ आपने क्या निकाले, आपने मोल्स निकाले। अब हम किसकी बात करते हैं, मोल्स हमने निकाले, तो हमें क्या है, हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए मोल्स अपॉन मास। सो फाइनली आप एम निकाल लो यहाँ से। तो मोल्स कितना आया है 0.6 आया है, या फिर चाहो तो आप इतना ही वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। मास ऑफ सॉल्वेंट देखो हमारे पास कितनी है, मास कितनी है 600, और अपॉन क्या कर दिया जाए इस पर 1000 का डिवाइड कर दिया जाए, तो ये 1000 चला जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 600, ओके, अपॉन 600। ओ माय गॉड कितना आ गया 1। अरे यार इतना देखो सब नींद का कमाल है, ओके। आप यहाँ पे इसको थोड़ा सही करो, आप इसको सॉल्व करोगे, आप देखो आपके एग्जांपल में देखो ये वैल्यू कितनी थी। मतलब आपको कहने का सीन क्या है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया है ना, ये मायने नहीं रखता, ये आप खुद से सॉल्व करोगे, ठीक है ना। और इसके साथ प्लस आप एक्स्ट्रा जो है आपके अपने बुक से आपके पास जो भी रेफरेंस बुक होगी आप उससे बुक से जो है आप क्वेश्चन एक्स्ट्रा लगाओगे, क्लियर है, ओके। तो यहाँ पर भी वैल्यू कुछ आएगी, कितनी आएगी 0.6 अपॉन 73
और ये 73/1000 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगा 600, तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 730/600, 1 0 कैंसिल, इसको आप सॉल्व कर लोगे तो कितना जाएगा 1.2 मोल पर केजी, ठीक है, मोल पर केजी आपकी वैल्यू आ जाएगी। ये आपने कर लिया ना। देखो एक चीज़ और पूछा आपसे कि फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। देखो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन का मतलब कि आपके पास ओवरऑल जो सॉल्यूशन है उसको उसकी आपकी फ्रीजिंग पॉइंट निकालनी है। तो आप ये फॉर्मूला जानते हो क्या भाई, आप ये जानते हो क्या कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, जस्ट वेट अ मिनट, ये ना पता नहीं कहाँ से ऐसे कीड़े आते हैं रात के समय। अपने देखो अच्छा ठीक है, मैंने कहा सर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू क्या होता है, मेरे पास ये होता है टी एफ नॉट और माइनस टी एफ। अच्छा अब मेरे को ये बताओ टी एफ नॉट का मतलब क्या है, सॉल्यूशन, ठीक है, सॉरी सॉल्वेंट। टी एफ नॉट का मतलब क्या है, सॉल्वेंट। तो आप मेरे को बताओ सॉल्वेंट में देखो क्या लिया गया, वाटर। क्या आपको वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट पता है, यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट टेम्परेचर पता है कितना होता है, कितना होता है बताओ कितना होता है। देखो आप इस डेल्टा टी एफ की, एक मिनट यार मेरा बुद्धे हो गए हम एकदम है। ओके देखो तो यहाँ से आप निकाल लो फाइनली डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आ जाएगी, के एफ है ना। के एफ की देखो वैल्यू हमें वाटर की के एफ की वैल्यू कितनी लेनी है आपने, ये आप अपने लिस्ट से देखो 1.86, ये बेसिकली दिया रहेगा, टेंशन ना लो, ठीक है, इनटू 1.2। आप इसको सॉल्व कर लोगे तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.86 इंटू 1.2, ये आ जाएगा आपका फाइनली 12 है तो 2.2 के, ठीक है भाई 22 दैट इज 2.2 के, है ना। अच्छा अब आपको निकालना है कि क्या, आपको निकालना है सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है, दैट इज आपको सॉल्यूशन यानी कि ओवरऑल सॉल्यूशन का। तो आप ये फॉर्मूला जानते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अब देखो यहाँ से आपको ये वाला टी एफ निकालना है, तो आप इस वाले टी एफ को देखो इधर ले जाओ, कितना हो जाएगा टी एफ इज इक्वल टू, और ये वाला जब टी एफ इधर आएगा तो कैसे हो जाएगा माइनस में, तो कितना हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस डेल्टा टी एफ, ठीक है। अच्छा देखो डेल्टा टी एफ नॉट नॉट का मतलब क्या है कि आपके सॉल्यूशन मतलब कि आपका जो सॉल्वेंट है उसकी फ्रीजिंग पॉइंट है, तो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट यानी कि सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट क्या, जैसे वाटर है, वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट क्या होती है 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 डिग्री सेल्सियस का मतलब हम अगर इसको केल्विन में कन्वर्ट करते कितना होता है 273, ठीक है। तो हम कितना रखेंगे 273.15, और माइनस डेल्टा टी एफ देखो अभी थोड़ी देर पहले आपने निकाला कितना 2.2, सॉल्व कर लेना, ये आपका आंसर है। तो इस तरीके के जो है आपको क्वेश्चन सॉल्व करने को मिलेंगे, ठीक है। जस्ट देखो दूसरा वाला क्वेश्चन भी सेम वैसे ही है जैसे मैंने आपको पहले वाले क्वेश्चन में, मतलब इसके पहले वाले वीडियो में मैंने जैसे आपको डिस्कस किया है ना। तो ये आप कर लोगे, ठीक है, प्लस एक्स्ट्रा क्वेश्चन देखेंगे, अगर हम पीडीएफ अगर अपलोड करते हैं तो उसके साथ अपलोड कर देंगे एक्स्ट्रा क्वेश्चन। और पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो। जस्ट उसके बाद अभी दूसरे वाले वीडियो भी अपलोड हो जाएंगे, आप उनको भी देख लेना, ओके चलो।